हेलो। और क्या हाल चाल है? सब ठीक? तो हम लोग जो है क्लास 10th का एसएसटी का ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें दूसरा चैप्टर हम लोग कंटिन्यू रखे हुए थे। उसी का जो जो दूसरा चैप्टर है उसी का सेकंड पोर्शन आज हम लेके आए हैं। ठीक। सेकंड पोर्शन में जो जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। उसके पहले वीडियो में मैंने एक पोर्शन को पढ़ाया है और आज इस दूसरे वीडियो में मैं उस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करूंगा। ठीक। जो भी चीज़ें बाकी रह गई थी उन सबको इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो अब चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक। देखिए, जहां तक हमने पढ़ा है उसके आगे है। अब वन संरक्षण का तो सरकारी स्तर पे बहुत सारा प्रयास किया गया, फिर सामुदायिक स्तर पे यानी आम जन की सहभागिता से वन के संरक्षण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, उनके बारे में हम यहां बात करेंगे। ठीक। तो जो हेडिंग है समुदाय और वन संरक्षण, यानी जो हमारा सामाजिक जीवन है, इसमें लोगों की वन को संरक्षण और वन को सम्मान देने के प्रति किस प्रकार की भावना है, हम उसको क्रम से समझेंगे। हर राज्य में किस प्रकार से वनों को महत्व दिया गया है, हर समुदाय विशेष, जनजाति विशेष और लोगों के बीच में वन को किस तरीके से सम्मान दिया गया है, हम इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक। तो हम शुरू करते हैं समुदाय और वन संरक्षण को लेके। जब समुदाय और वन संरक्षण को लेके हम शुरू करते हैं बात, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जो है संरक्षित क्षेत्र आता है जो राजस्थान का है। ये समुदाय विशेष के द्वारा संरक्षण दिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसा वनों के संरक्षण के लिए बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समुदाय के द्वारा, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा वन को संरक्षित करने और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी की सहभागिता से एक प्रयास है, उसको हम देखेंगे। ये है भैरव देव डाक सेंचुरी। भैरव देव डाक सेंचुरी असल में राजस्थान के अलवर जिले में जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, 5 गांव के लोग मिलके, जो 5 ग्राम सभा है के लोग मिलके 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया। और उस संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अतिक्रमण की, मानवीय गतिविधि की पूरी तरीके से सामाजिक सहभागिता के माध्यम से रोक लगा दी गई और उस वन में रहने वाले जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया। और जो उन जीव जंतुओं के साथ किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ करता था या उस पेड़ पौधे वनस्पतियों को काटने का प्रयास करता था, ये सामाजिक सहभागिता के माध्यम से उसका विरोध करते थे और हर तरीके से वहाँ के जीव जंतु वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करते थे। ये अलवर के 5 ग्राम सभा के माध्यम से ये एक संयुक्त प्रयास था, बड़ा ही क्रांतिकारी प्रयास है, जिसमें सामाजिक सहभागिता का सबसे शानदार उदाहरण है। सरकार नहीं है वहाँ पे, गांव के ही लोग मिलके इस प्रकार से जीव जंतु और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसलिए भैरव देव डाक सेंचुरी के बारे में आप लोग अवश्य जानिए। ठीक। ये राजस्थान के अलवर में है। उसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है, जैसे भारत में जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ये जो राज्य का क्षेत्र है, इसमें ही छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। इस छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में, खासतौर से झारखंड के क्षेत्र में, एक जनजाति रहती है। ठीक। मुंडा और संथाल। बिरसा मुंडा इसके बहुत प्रमुख नेता थे जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष में अपनी शहादत दिए और बिरसा मुंडा को प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी नेता के रूप में जाना जाता है। झारखंड राज्य जो है इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी जनजातियों के ये ऐसे पहले नेता उभर के आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और संघर्ष किया।
इनको देवता की तरह झारखंड में पूजा जाता है, बिरसा मुंडा को। तो ये मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति ये झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति के माध्यम से वनस्पतियों और वृक्षों को संरक्षण का प्रयास किया गया। ये जनजाति जो है ये अपने यहाँ वृक्षों की पूजा करते हैं। कदम्ब का वृक्ष और महुए के वृक्ष में ये अपने देवता का वास जानते हैं और इस प्रकार से इन दो वृक्षों को संरक्षण देते हैं, उनको पूजा करते हैं। इसके माध्यम से ये अपने सारे वनस्पति जगत को सम्मान देते हैं। सोचिए, ये जनजाति माना जाता है, इनको ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं माना जाता, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर वनों के संरक्षण के प्रति एक प्राकृतिक भावना है। दूसरा आते हैं बिहार और उड़ीसा राज्य में जब कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है या कोई शुभ कार्यक्रम होता है तो आम के पेड़ की पूजा होती है और इमली के पेड़ की पूजा होती है। ठीक, ये भी वृक्ष हैं और इन वृक्षों की पूजा की जाती है। इनके महत्व को वो प्राकृतिक रूप से समझते हैं। तो आम और इमली के वृक्षों की पूजा होती है बिहार और उड़ीसा राज्य के किसी भी शुभ कार्यक्रम में। जो जनजाति वर्ग है वो खास तौर से इनकी पूजा करता है। फिर हम आते हैं अपने उत्तर भारतीय क्षेत्र में भी जब आते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के घर की जो माताएं हैं वो ज़्यादातर देखते होंगे कि वट वृक्ष और पीपल के पेड़ की ये परिक्रमा करते हैं। वट वृक्ष पे ये चारों तरफ जो है एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और उसके चारों तरफ घूम के पूजा करती हैं और उनको अर्घ देते हैं पीपल के वृक्ष को। उसके बाद वट वृक्ष की भी हम पूजा करते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ वट वृक्ष देखो, पूजा करने के पीछे भले ही धार्मिक महत्व हो, लेकिन आप सभी को ये पता है कि जो भी वृक्ष हैं उस वृक्षों में सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला जो वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है। ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ठीक, तो इस तरीके से जो वृक्षों की महत्ता है ये धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारे जीवन में भी है। उसके बाद हम आते हैं जो राजस्थान में एक बिश्नोई समाज है। राजस्थान में बिश्नोई समाज है और ये बिश्नोई समाज जो है उस क्षेत्र में एक काला हिरण पाया जाता है। एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान सलमान खान राजस्थान के उस क्षेत्र में चले गए और उस काले हिरण का शिकार कर लिए। जो राजस्थान का बिश्नोई समाज ये उस काले हिरण में अपने पूर्वज को देखता है और उनकी पूजा करता है, उनको बहुत सम्मान देता है। माताएं जो हैं अपने शिशु की तरीके से उन्हें दूध पिलाती हैं, काले हिरण के बच्चों को इतना सम्मान देते हैं वो। और सलमान खान एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान उस क्षेत्र में गए और उस काले हिरण का शिकार कर लिए। गांव के लोगों ने घेर लिया उन्हें, बहुत मुश्किल से पुलिस आई और उनकी जान बची। उसी के मुकदमे के सिलसिले में वो कुछ दिन तक जेल भी काटे और शायद वो मुकदमा आज भी चल रहा है उनके ऊपर। तो प्राकृतिक जीव जंतुओं के संरक्षण का ये एक अभूतपूर्व उदाहरण है कि जैसे हम आप रक्त संबंध हमारा रहता है माँ बाप भाई बंधु इन सबों के साथ, उसी तरीके से वो बिश्नोई समाज जो राजस्थान का है वो उन जीवों के प्रति भाव रखता है और काले हिरण को अपने पूर्वज और अपने बच्चे की तरह सम्मान देता है। तो ये भी एक घटना थी। उसके बाद जो प्रमुख आंदोलन और कार्यक्रम चलाए गए हैं लोगों के द्वारा से, जो आंदोलन के रूप में बने, हम उनकी बात करते हैं। सबसे प्रमुख हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन ये सर्वाधिक प्रमुख आंदोलन था भारत में, जो आम जनता के द्वारा किया गया था वृक्षों के संरक्षण को लेके। समय था 1973 का, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में थे, तब ये एक ही राज्य था। 1973 का समय था। उत्तराखंड के क्षेत्र में एक जिला है चमोली। उस चमोली जिले में मंगू नाम का वृक्ष होता है। उस वृक्ष को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक सर्वाधिक प्रमुख पर्यावरणविद थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें सरकारी स्तर पे बड़े पैमाने पे ठेकेदारों को वनों की कटाई का ठेका दे दिया गया था और सर्वाधिक जो ये वृक्ष थे इन वृक्षों की ही कटाई होनी थी।
तो ऐसे में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें सर्वाधिक सहभागिता महिलाओं की थी। ये महिलाएं वृक्षों से जाके चिपक गईं, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और उन तब तक चिपकी रहीं जब तक इस वृक्षों की कटाई के कार्यक्रम को स्थगित नहीं कर दिया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को बड़ी ख्याति मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली। दुनिया भी जानी कि भारत में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों में कैसी भावना है और धार्मिक महत्व उसका क्या है, और समाज में लोग कितना उसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस आंदोलन की देश विदेश में बड़ी ख्याति हुई। ठीक चिपको आंदोलन के बाद जो है उत्तराखंड में ही टिहरी नामक स्थान पे बीज बचाओ आंदोलन हुआ। बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम नाम का आंदोलन हुआ। बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम नाम का आंदोलन हुआ। यह भी आम जन की सहभागिता से हुआ था, कोई सरकारी प्रयास नहीं था। इस आंदोलन के तहत, बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम आंदोलन के तहत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूर्णतः लोग रोक दिए खेती के कार्य में, और जैविक उर्वरक जो सामान्य रूप से हमारे ही खेत खलिहान और वनस्पतियों के द्वारा बनाए जाते थे, इन्हीं उर्वरकों के प्रयोग से खेती की गई और उसका अच्छा परिणाम निकल के आया। तो ये बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम आंदोलन जो टिहरी का था, ये रासायनिक उर्वरकों के खिलाफ और जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सफल आंदोलन रहा। उसके बाद सर्वाधिक प्रयोग आंदोलन जो है, चिपको के बारे में हमने आपको बता ही दिया। फिर सरकारी स्तर पे कुछ प्रयास किए गए। सरकारी स्तर पे जो प्रयास किए गए उसमें सर्वाधिक प्रमुख कार्यक्रम था संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्रों में वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के द्वारा इसका प्रथम क्रियान्वयन उड़ीसा राज्य से 1988 में हुआ। 1988 से यह प्रारंभ हुआ। काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली। ठीक, फिर सरकारी स्तर पे जो आजाद भारत के बाद पहली वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, जो ये कहिए वन नीति, आजाद भारत की जो पहली वन नीति लाई गई 1952 में, उस नीति के तहत यह निर्धारित किया गया कि भारत की कुल वन संपदा में 33% हिस्सा वन क्षेत्र का होना चाहिए। 33%। ठीक, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो कुल वन संपदा होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए। यह मानक तय किया गया 1952 की प्रथम वन नीति का। ठीक, जो आगे की वन नीतियों का आधार बनी। उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में आपको बता ही दिया। फिर 2021 में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट का एक डाटा निकला भारत सरकार के माध्यम से, जिसके अंतर्गत भारत में जो वास्तविक वन क्षेत्र है वो 21.71% है। वास्तविक वन क्षेत्र भारत का 21.71% है। ठीक, और जो सघन वन है यानी एकदम घना वन क्षेत्र जो है वो 9.3% है, यानी बहुत कम है। 33 से बहुत कम हो गया। सरकारी स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए गए। अभी बहुत ज़्यादा करोड़ों वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। सरकारी प्रयास चल रहा है, हमारी सहभागिता के बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने जन्मदिन के अवसर पर आप एक वृक्ष जरूर लगाइए। वो आपके हर जन्मदिन को यादगार बनाएगा। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा आप कहेंगे मैं इतने साल का हो गया और मैंने ये पौधा लगाया। ठीक, उसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट के ही अंतर्गत भारत का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और प्रतिशत के आधार पे जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मिजोरम है, जहां 84.53% वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, प्रतिशत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहां 84.53% है, और क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है।
ये तो हो गया राज्यों की बात। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करेंगे तो सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित राज्य है वो अंडमान निकोबार है। ये 90.33% का है। ठीक, तो ये जो है ये क्षेत्रों का डाटा है जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत निकल के आया। और सबसे दुखद बात इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में जो वन का प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में जो वन का प्रतिशत है वो 6.15% है। तो ये सरकारी स्तर पे नहीं बढ़ेगा, हम सभी के प्रयास से बढ़ेगा। मैंने इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण अंश थे आपको बताए, समझाए। किसी और चीज को अगर जो आपको जानना होगा, समझना होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मैं उस पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर जो वो आपको तब भी नहीं समझ में आएगा तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से जारी रखिए। मेरा भी सहयोग है और आप अच्छा परफॉर्मेंस करिए अपने क्लास में। ठीक, गुड लक एंड गुड नाइट।